अस्सलाम वालेकुम। कौन सा चैप्टर पढ़े हैं हम आजकल? सेल्स टैक्स। उरूज पे होंगे न्यूमेरिकल्स कब? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और कल या परसों में आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल कराया जाएगा जिसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं शायद घर जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ ही टाइम गुजारूं। तो इसलिए अब आप स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग what will happen to secure your future. So the game is on now. These 10 to 14 days are very critical, including 3 days of Eid. These will play a very important and vital role in making or breaking your future. So that's why you have to be very rather overcautious. Page 468. You understand English? Okay, but I can't speak it properly. ओके आ जाए पेज नंबर 468 पे। इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है जी? इट इज अ टैक्स पेड ऑन टायर्स रिसीव्ड बाय किया। इनपुट टैक्स क्या है जी? इट इज अ टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय किया। इनपुट टैक्स क्या है जी? तो बाल सेट कर ले पहले। इनपुट टैक्स क्या है? इट इज टैक्स, अगला जरा जी गौर से समझिएगा, इट इज टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स परचेज्ड बाय अस। बोलें, इट इज टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स परचेज्ड बाय अस। जब आप लग्जरी सीट्स बाय करने जाएंगे तो दुकानदार 2 लाख की बजाय बिल बनाएगा 2 लाख यानी 2,36,000 का। इसमें आप जो 36,000 पे कर रहे होंगे इसको आपने सेल्स टैक्स की बजाय कह देना है फेडरल एक्साइज। अब पढ़ें, टैक्स पेड ऑन गुड्स लग्जरी सीट्स परचेज्ड बाय पर्सन। एक लफ्ज याद करना है छोटा सा, टैक्स पेड अंडर फलाना लॉ। हमने कहा ये टैक्स कैसे पे किया जाता है? कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इट इज जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। इन सेल्स टैक्स मोड, सेल्स टैक्स की तरह पे किया जाता है। तो ये फिक्रा आपने याद करना है। इट इज अ टैक्स पेड, इट इज अ टैक्स पेड अंडर फलान लॉ इन सेल्स टैक्स मोड ऑन लग्जरी सीट्स एक्वायर्ड बाय द पर्सन। जो लग्जरी सीट्स बंदा एक्वायर करेगा। नेक्स्ट आगे चलें। अब फिक्रा वही है येलो वाला, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड। बोलें, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन अकाउंटिंग सर्विसेज। बोलें, प्रोवाइडेड टू किया। जो किया को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई उस पे जो उन्होंने टैक्स पे किया। आगे चलें, टैक्स पेड। बोले, पेड ऑन वायर्स रिसीव्ड बाय किया। अब इसी तरह ऊपर वाले फिक्रे की तरह अंडर फलाना लॉ, और ऊपर ऐड किया था इन सेल्स टैक्स मोड, इधर ऐड कर दें अदा जमा। अच्छा, अब गाड़ी को सेल करते हैं। आउटपुट की डेफिनेशन लिखें, सेल इंटू 18%। सेल इंटू 18%। भाईजन वो अच्छे बुरे की तमीज़ आई कैप कर लेता है, उसको पता चल जाता है पेपर देख के कौन सरकार आ रही है रोज़ाना, कौन नहीं आ रही। पेपर देखते ही उसको सामने चीज़ें पता चल जाती हैं, कौन टेस्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा, कौन ऊपर ऊपर से पढ़ा है कौन सही तरीके से पढ़ा है। उसको ये भी पता चल जाता है किसने होमवर्क किया है क्वेश्चन 28 और किसने नहीं किया। ओके, अब जी अगला सवाल है, टेस्ट में ईओपी हो जाएगा। ईओपी का सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा और पहले 3 सफ़े हो जाएंगे सेल्स टैक्स के। मैं ज़रा लिख लूँ सिलेबस साइड पे अपने। एओपी टर्म टेस्ट तो हो चुका है। एओपी का न्यूमेरिकल आएगा
लीक हो गया पेपर, बस एओपी का न्यूमेरिकल आएगा, पीछे क्या रह गया। और साथ जो है पार्टनर का नाम होगा XYZ, और साथ जो है वो आएगा पहले 3 चैप्टर सेल्स टैक्स के, पहले 3 पेज। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन सरकार हाइब्रिड वाले लेट आने पे, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स, बोले टैक्स रिकवर्ड, बोले 5,40,000 रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ गड्डी मेड बाय क्या। ओके, अब उस अकाउंटेंट के जूते पहन लें जिसने अकाउंटिंग सर्विसेज दी थी। बाय इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग व्हाई आर यू पीपल कमिंग एंड गोइंग एंड कमिंग एंड चिपे ब्लू एंड वाइट शर्ट, हाइब्रिड में लेट आने पे मुबारक हो आप लोगों को। पॉइंट नंबर 3, यार हद होगी तो तुझे दरवाजा ही की है, ये देख हर 10 सेकंड में दरवाजा खुल रहा है। अच्छा जी, अब अकाउंटेंट की नज़र में सोचें, जब हम अकाउंटिंग सर्विसेज बाय कर रहे थे तो हमने पेमेंट की थी 50,000 ज़रब 18%, यानी 9,000 भी पे किया था अकाउंटिंग सर्विसेज बाय करते हुए, और 50,000 भी पे किया था, 59,000 पे किया था हमने अकाउंटिंग सर्विसेज बाय करते हुए। लेकिन जिसने हमें अकाउंटिंग सर्विसेज बेची थी उसने 50,000 डाला होगा ऊपर वाले बोझे में और 9,000 डाला होगा नीचे वाले बोझे में, तो जेब में उसने डाला होगा। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट 3 with the help of teacher. Sales tax recovered on accounting services provided by accountant is called as output. और ये फिक्रा मैंने कहा था इसी से याद कर लें, टैक्स रिकवर्ड, उसके बाद ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड, ऑन सेल मेड। अब जी लग्जरी सीट सेलर की तरफ आ जाएं जो हमने कल छोड़ा था। लग्जरी सीट सेलर की बुक्स लिख लें, वरना मैं लिख देता हूं हर एक पे आके, मैं लिखने लग गया तो फिर क्लास इधर ही खत्म हो जानी है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, माशाल्लाह महीने 2 बाद आप घर आए, तो आप कमरे में चलें, गले मिल लें मेरे से, हम आपको खाना भेज रहे हैं। तो दरवाज़ा बंद रखिएगा क्योंकि कोई आए जाए ना, आप पढ़ें आराम से बैठ के। घर वालों ने भी यही करना है क्योंकि उनको भी पता है आपके पेपर हैं सितंबर में, उधर जाके भी यही होना है आपके साथ। तो इसलिए खुदा के लिए फिर ज़रा घर वाले जैसे चाह रहे हो वैसे चल लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी दिन में अम्मी या अब्बू एक दफ़ा मिलने आ जाया करेंगे आपसे, हाँ बेटा क्या हाल है, खैरियत से, सही जा रही है पढ़ाई, जी चलो बेटा पढ़ते रहो, दरवाज़ा बंद करके। ये 3 दिन लूट मचा देनी आपने, पिछला सारा रिवाइज कर देना है, बिजनेस फ़ारग, सेल्स टैक्स फ़ारग, ये आपने एओपी फ़ारग, ये सारा आपने फ़ारग कर देना है। क्योंकि अपने मसले लॉसेस के और रिटर्न असेसमेंट अपील के खड़े हुए होंगे अगस्त के जुलाई के महीने में, तो उनको आप लोगों ने टैकल करना है अगले महीने में, वो जो छुट्टियाँ होंगी। तो इसलिए सेल्स टैक्स और बिजनेस साथ साथ फ़ारग कर देना है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में। टैक्स रिकवर्ड, टैक्स, अच्छा अब लग्जरी सीट सेलर के एंगल से सोचें, हमने सीटें खरीदी थी 2 लाख जमा 36,000, 2 लाख जमा हमने उसको दिए थे 2,36,000। इसमें जो 36,000 था ना वो सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे थे हम, तो वो हम पे कर रहे थे फेडरल एक्साइज, जस्ट लाइक सेल्स टैक्स, बस सेल्स टैक्स ही था वो। तो उसने बिल बना के दिया लग्जरी सीट्स का, उसने कहा सरकार 2 लाख की सीटें हैं और 36,000 इसमें फेडरल एक्साइज है, तो हम पे करने वाले होंगे और वो, मैं बोल देता हूं, रिकवर करने वाला होगा, वो रिकवर कर। अब उसके एंगल से पढ़ें। अब फिक्रा अल्लाह का शुक्र है वही है जो पॉइंट नंबर सी में हमने कल याद कर लिया हुआ घर जाके और लिखा था, फिक्रा वही है पॉइंट नंबर सी वाला। अब पॉइंट नंबर 2 में वो चेंज होने लगा। टैक्स चार्ज, बोले टैक्स रिकवर्ड, टैक्स रिकवर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ
सीड्स ऑन प्रोडक्शन एंड, वो पहले प्रोड्यूस करेगा चीजें हमारे लिए और बाद में हमें क्या करेगा, सेल करेगा। ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सीड्स बाय हुम, बाय 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 पर्सन कौन है इधर, किया, चपेड़ किया भाईजान। अब ये उसके एंगल से बातें हो रही हैं। मैं कह रहा हूं टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ सीड्स बाय टू नहीं, ऑन सेल ऑफ सीड्स बाय द पर्सन हु इज नाउ बाय। अब जो मैं बात हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन में, उसको पढ़ें और देखें। अब आपको फील हो रहा है कि आप लग्जरी सीड सेलर हैं। टैक्स ऑन सेल ऑफ सीड्स बाय लग्जरी सीड सेलर, बार बार पढ़ें जरा फिक्रा। टैक्स रिकवर्ड, उसने बिल बना के दिया आपको 2,36,000 का। टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ सीड्स बाय द लग्जरी सीड सेलर। लग्जरी सीड सेलर ने आपको सीटें सेल कर दी। ये फिक्रा उधर से ही चोरी कर लें, अंडर फलाना लॉ इन सेल्स टैक्स मोड। ये फिक्रा वही 100% वही, अंडर फलाना लॉ इन सेल्स टैक्स मोड। बस ग्रीन वाली चीज हाईलाइट कर लें, वहां से कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। इधर आ जाओ, करीब से देखो दुनिया कैसी है। बोलें जी। अच्छा, ये वाला कैसे लिख के आएंगे घर में? यहां पे सिर्फ टैक्स पेड होगा और इधर क्या होगा? बोलें टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ सीड्स बाय लग्जरी सीड सेलर। और कई दफा लग्जरी सर्विसेज भी दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे होटल वाले कहते हैं आपको स्विमिंग पूल के अंदर ही बेड लगा के दे देते हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ लग्जरी सर्विसेज। लेकिन सर्विसेज कोई खास हमारे स्कोप में नहीं है, बस इसलिए प्रोवाइडिंग फॉर सर्विसेज को बरकत के लिए याद कर लीजिएगा, बाकी पास होने के लिए याद कीजिएगा। तो ये थी इनपुट की डेफिनेशन और आउटपुट की डेफिनेशन। अब आप हजरात आ जाएं पेज नंबर 469 पर। जब क्लास खत्म होने में 25 मिनट रह जाए तो मुझे याद करा दीजिएगा, हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? 28। मेरे ख्याल से वो डिस्कस होने वाला है, होना चाहिए। आज आपका होमवर्क होगा 22 वजाहत वाला। कोई कर रहे हैं साथ साथ जरा घर में? चैप्टर 18 का क्वेश्चन 22, टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स मीन्स ऑल गुड्स अदर देन exempt। पेज नंबर 469। टैक्सेबल गुड्स मीन्स ऑल गुड्स अदर देन exempt। गुड्स के अलावा जो गुड्स होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कल एक डायग्राम बनाई थी, टैक्सेबल exempt, तो वो वाली डायग्राम को रेफर कर रहा है। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी आपकी 4 चीजें हैं। नंबर 1, चीजें खरीद के बेचना, और जैसे किया वाले कर रहे थे चीजें बना के बेचना। इट इज टैक्सेबल एक्टिविटी और माफ एक्टिविटी। टैक्सेबल एक्टिविटी चीजें बेचना, दोबारा आ गया लफ्ज, या सर्विसेज देना, या दोनों काम करना, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल एक्टिविटी। जैसे कल के सवाल में कोई वायर्स बेच रहा था, कोई अकाउंटिंग सर्विसेज बेच रहा था। वन ऑफ एडवेंचर भी एक दफा किया था हमने, इन द नेचर ऑफ ट्रेड।
आपने कोई एक दफ़ा चीज़ें खरीद के बेच दी, आपके पास पैसे पड़े थे, आपने जनरेटर खरीद के बेच दिए, तो एक दफ़ा किया गया काम, इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल एक्टिविटी। और आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके शुरू में या आखिर में किया गया काम, डेट इज ऑल्सो टैक्सेबल एक्टिविटी। इस बात का मतलब क्या है? कमेंसमेंट और टर्मिनेशन। आप कई दफ़ा बिजनेस करते हैं तो आपको पता है दुकान जब खुलती है तो पहले 2-3 दिन दुकानदार हैवी डिस्काउंट देते हैं। देखा होगा आपने, नई ब्रांच ओपन हो रही है हमारी, हैवी डिस्काउंट देते हैं। और कई दफ़ा दुकान बंद कर रहे होते हैं तब भी डिस्काउंट देते हैं कि हमारी चीज़ें ले लो, जल्दी जल्दी हमने कारोबार बंद करना है। तो किसी भी एक्टिविटी के शुरू में चीज़ों का बिकना और किसी भी एक्टिविटी के एंड पे चीज़ों का बिकना, डेट ऑल इज टैक्सेबल। अब याद करें जी 4 बातें। नंबर 1, चीज़ों का खरीदना और बना के बेचना, डेट ऑल इज टैक्सेबल। चीज़ों का बेचना, सर्विसेज का देना या दोनों काम करना, डेट ऑल इज। कोई एक दफ़ा आपको मौका मिला चीज़ें खरीद के बेचने का, डेट इज ऑल्सो टैक्सेबल एक्टिविटी। और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए, यानी बिजनेस वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस होती है, कोई भी बिजनेस करते हुए शुरू में चीज़ें बेचना और एंड पे चीज़ें बेचना, डेट ऑल इज। तो 4 चीज़ें हो गई टैक्सेबल एक्टिविटी में। वो डिस्काउंट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, वो जब हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तब देखेंगे सेल में डिस्काउंट की परसेंटेज का क्या करना है। टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ बिजनेसमैन, लिख लें पर्सन के मतलब। तो टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ बिजनेसमैन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब बता दें, वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा, ये ना बड़ा अजीब सा लॉ है। इस लॉ में ये है कि अगर आप किसी को चीज़ तोहफे में दे देना तो आप प्रॉफिट तो कमाएंगे नहीं, और बिजनेसमैन कस्टमर्स को तोहफे देते रहते हैं। तो अगर आप किसी कस्टमर को कोई चीज़ तोहफे में दे देना तो फिर उस पर भी टैक्स लगता है। और ये नीचे अभी हम सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ने लगे हैं कि सेल में गिफ्ट भी आया करेगा। तो ये असल में मतलब है इसका। तो वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट की उर्दू लिख लें। बिजनेसमैन ने कोई चीज़ गिफ्ट कर दी तो इस पे भी टैक्स लगाएगा, इस पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा वो भी हम नीचे देखते हैं। बिजनेसमैन ने कोई चीज़ गिफ्ट कर दी तो ये भी टैक्सेबल है। बेच दी या गिफ्ट कर दी? गिफ्ट कर दी, तो ये भी टैक्सेबल है। जी पूछो अब आप। सर लास्ट टाइम ये था कि बिजनेसमैन कोई चीज़ें सैंपल के तौर पे देते हैं तो वो होता है नॉट। हाँ वो भी हो सकता है, सैंपल भी लिख लें। एक और क्वेश्चन है कि सर सपोज कर लें हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे इतने हज़ार में कस्टमर हैं, आपका प्राइस निकला है, वो क्या होता है? वो डिस्काउंट कूपन है, वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में एक। अच्छा पढ़ लेंगे, लेकिन 2 चीज़ें यहाँ शामिल नहीं हैं, बट डज नॉट इंक्लूड। 2 चीज़ों को आप निकाल दें, बट डज नॉट इंक्लूड। नंबर 1, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू, हालांकि ये भी सर्विसेज हैं लेकिन इनको निकाल दें। क्यों? इसलिए कि ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहे सर ₹1,00,000 मेरी तनख्वाह है, बरकत के लिए 1,18,000 दे दिया, कहीं एम्प्लॉयर चपेड़ मारेगा, जा भाई तो कहीं और काम कर। फिर तो सैलरी जो डील होती है, सैलरी पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स। तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर सेल्स टैक्स के स्कोप से बाहर हैं। लेकिन अगर वो अकाउंटेंट अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा था तो उसका फिर हमने पढ़ा था वो तो कारोबार कर रहा है, वो आपकी नौकरी नहीं कर रहा, उस पर क्या हमने टैक्स लगाया था। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी, किसी बंदे की हॉबी है, कोई चीज़ बनाता है और बना के लोगों में बांटता है, एक दफ़ा भी बेचता नहीं है, तो ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन ये इसलिए सेक्शन के स्कोप से इसलिए निकल जाएगा कि ये सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट कर रहा है, इसका और कोई मकसद ही नहीं है।
हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन है 100 गाड़ियां उसने बेची, एक गाड़ी तोहफे में दे दी, वो फिर टैक्सेबल है, फिर 101 गाड़ियों पर टैक्स देगा। लेकिन अगर मैं और आप हैं, वो गर्मियों के अंदर छोटा सा पंखा बनाते थे लोग, पता नहीं किसी ने देखा होगा, सिर्फ कान के पास रखते थे, कान का पसीना खुश्क होता था, आंख के पास रखते थे, आंख का पसीना खुश्क होता था, नाक के पास रखते थे, वो दूर चला जाता था। तो वो जो छोटे छोटे से पंखे, अब वो बना के कोई लोगों में बांट रहा है फी सबीलिल्लाह, इशारे पे खड़े होके, अब क्या हो गया भाईजान, यार मेरी हॉबी है, तो फिर वो तो किसी एक बंदे को भी बेच नहीं रहा। तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि वो टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहा है। तो लिखें, किसी की हॉबी है कि क्या चीज लिखेंगे, किसी की हॉबी है कोई चीज बना के लोगों में बांटता है, आगे कंधे से ऊपर करके, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट टैक्सेबल, नहीं हाथों को लाने को नहीं मैंने कहा था आज भाई, इट इज नॉट टैक्सेबल, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। एक दुआ कल क्लास में बताए, पूछी थी किसी से, किसी ने याद कर लिया तो हाथ खड़ा कर दें। इन्होंने याद कर लिया, हाँ सुनाओ। वेल डन भाई, इनको 500 रुपये नाम देना है, क्लास के बाद याद करा देना, बस वो आप लेट हो गए। तो ये तो बड़ी इन्होंने अप्रिशिएट ना, इन्होंने माशाल्लाह एक, इन्होंने जाके उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, कुछ लोगों ने सुन लिया, इन्होंने जाके इम्प्लीमेंट किया। आगे चलें जी। अब मोहतरम 10-15 मिनट तो आप भी निकाल ही लेते होंगे, मोबाइल वाला टाइम बचा के इन्होंने वो कोई टाइम कहीं से निकाला ही होगा ना आपने भी। तो बहुत से लोग हैं जी ज़िंदगी में वक्त को बहुत कीमती बना रहे हैं, और बहुत से लोग हैं ज़िंदगी में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक बार याद रखिएगा, आपने मोबाइल पे 1 घंटा भी गेम खेल ली, ना आपको कोई दुनिया का फ़ायदा होगा, ना आपको कोई आखिरत का फ़ायदा होगा। हाँ, कोई फ़िज़िकल गेम खेल ली वो अलग चीज़ है। तो ऐसा काम जिससे ना दुनिया का फ़ायदा हो ना आखिरत का फ़ायदा हो, वो मरते दम तक नीयत कर लें उन्हें नहीं करना, करेंगे तो उस पर टाइम ज़ाया होगा। सप्लाई, ये नहीं है कि सप लाई, कोई औरत थी वो सप लेके आई, सप लाई। अच्छा, सप लाई में क्या क्या आई ये देखें, सप लाई में ये चीजें आई, चीजों का बेचना ये भी सप्लाई है। किया गाड़ी वाले, चलें टिश्यू पेपर वाले 50 टिश्यू पेपर के डब्बे इन्होंने बेच दिए, डेट इज सप्लाई। हमारे लॉ में सेल पे 18% नहीं लगेगा, किस पे 18% लगेगा, सप्लाई पे। रोज पेटल वालों ने 10 टिश्यू पेपर के डब्बे तोहफे में दे दिए, रोज, ये भी नहीं पढ़ना अभी, रोज पेटल वालों ने 3 टिश्यू पेपर के डब्बे किस्तों पे दे दिए, किसी को बेच दिए। बेगम का फोन आया रोज पेटल के ओनर को, सरताज कोई घर भी टिश्यू ले आए, तो मेहरबानी, बेच के लोगों को, वो बरकत के लिए डब्बे में से एक टिश्यू निकाल के ले आया। अच्छा, ये प्राइवेट यूज़ हो गया, घर ले गया। इसी तरह एम्प्लॉयज़ ने कहा, सर खुदा के लिए सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में हम टिश्यू पेपर बनाते हैं, कभी कभी हमें भी पसीना आवे, हमारा भी नाक लगा हुआ है, कभी कभी हमें सर खुदा के लिए को हमें भी। तो उसने एक टिश्यू पेपर पकड़ा, उसके काट के टोटे टोटे करके, लो जी बिज़नेस यूज़, तुम लोग इस्तेमाल करो। बाद में पता चला एक बंदा पूरे डब्बे से मशीनें साफ़ कर रहा था। अच्छा, बिज़नेस यूज़ और नॉन बिज़नेस यूज़, चैरिटी के तौर पे किसी को दे दिया। ये सारी चीज़ें हमारी नज़र में सप्लाई हैं, और इनके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। किया गाड़ी वालों ने 70 गाड़ियाँ बेची, 2 गाड़ियाँ कस्टमर्स को तोहफे में दी, 3 गाड़ियाँ किस्तों पे बेची, 1 गाड़ी ओनर ने अपने बेटे को दे दी, 1 गाड़ी एडमिन ऑफिस में यूज़ कर ली, एडमिन मैनेजर को दे दी, और 1 गाड़ी फैक्ट्री के मैनेजर को दे दी, या फैक्ट्री में ही सामान इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर ली, और 1 गाड़ी ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को दे दी। तो लॉ मेकर कहता है इन सब को जमा करो, दैट इज योर सप्लाई। सेल तो बहुत छोटा लफ्ज है, दैट इज योर। अब आप क्या करेंगे,
अब आप इन सारी चीज़ों पर 18% लगाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि शायद आप इस मिसाल में या इस मिसाल में या किसी और मिसाल में भी रिकवर नहीं कर रहे होंगे। यानी जब आप बेटे को कहेंगे बेटा गाड़ी आके ले जाओ, तो 30 लाख वाली गाड़ी बेटे को शायद 35,40,000 की ओनर नहीं देगा, बल्कि कहेगा बस ले जाओ। और अगर बिजनेस के एंगल से बात करें, ना उसके पास 30 लाख आएगा, ना उसके पास 5,40,000 आएगा। बिजनेसमैन के पास कुछ भी नहीं आएगा। और इसी तरह इधर भी आ जाए, अगर कोई गाड़ी चैरिटी कर दी, तो ना ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को देते हुए आपके पास 30 लाख रिकवर होगा, ना 5 लाख। तो अब ऐसी सूरत में अफसोस से ऐलान किया जाता है कि 5,40,000 आप अपनी जेब से जमा कराएंगे, जहां मर्जी से जमा कराएं, वो आपकी मर्जी है। तो आपको 5,40,000 अपनी दराज में से कहीं पूरा कर के पकड़ के आपको पूरे करने पड़ेंगे। आपको हुकूमत को टैक्स 5,40,000 भी देना पड़ेगा, क्योंकि 540,000 तो याद है ना कैसे आ रहा था, 30 लाख की गाड़ी हमने 35,40,000 की बेची थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा अजीब सा लॉ है कि अगर आप चीज़ें गिफ्ट करें, चैरिटी कर दें, तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई नहीं, वो इनपुट तो माइनस हो जाएगा, इनपुट माइनस हो जाएगा। तो ये चलने दे, अभी न्यूमेरिकल में चीज़ें आएंगी, अभी थोड़ा सा एडवांस में सवाल पूछ रहे हैं ये लोग। सप्लाई मीन्स अ सेल, सप्लाई मीन्स अ सेल। अच्छा जी, ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर। इधर आओ, ये आपने थोड़ा 80% निकालो, 1% और 2% निकाला है तूने। और ठहर, आई एम, ये मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूं एक टिश्यू पेपर। आई एम ट्रांसफरिंग हिम द राइट, दांत उधर, आई एम ट्रांसफरिंग हिम द राइट टू डिस्पोज, अगर तुम चाहो तो बेच दो, ऑफ दिस टिश्यू एज, फड़ के रखना सी, एज ओनर। तो ये जी मैंने इसको गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट की डेफिनेशन जरा मुश्किल सी देखें, बेचना है, खोलो, बेचना है, सीने से लगाओ, बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आई एम ट्रांसफरिंग दिस, हाथ नहीं पकड़ लें, आई एम ट्रांसफरिंग दिस, आई एम, पकड़ लें, आई एम ट्रांसफरिंग द राइट, मैं से हक दे रहा हूं, टू डिस्पोज ऑफ दिस टिश्यू एज ओनर। इसका क्या मतलब है, मैंने इसको क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ईद वाले दिन आपने घर से निकलना है, और निकल के सिर्फ दाएं वाले हमसाये के घर जाना है, ज्यादा टाइम नहीं होगा, और गोश्त का शॉपर पकड़ के आई एम ट्रांसफरिंग यू द राइट दैट यू कैन डिस्पोज ऑफ दिस बकरे की रान, या रान अपने घर रख लेते हैं, अच्छा रान अपने घर, चलो, यू कैन ट्रांसफर दिस दस्ती एज ओनर, आप इसको ओनर के तौर पे आगे बेच सकते हैं। अगर आपका दिल चाहे, खाना चाहते हैं वो बरकत के लिए आप खा लीजिएगा, लेकिन मैं आपको यहां तक भी हक दे रहा हूं, अगर आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो ये है जी गिफ्ट की, ना ये नहीं, हाँ दोगी ये भी। तो गिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ें जी, ट्रांसफर ऑफ द, बातें होगी, चलें इधर देख लें, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, बन के तुम इन्हें बेच सकते हो। इस लाइन से क्या लग रहा है कि आपने अगले को ये प्रॉपर्टी क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी। इंक्लूडिंग सेल अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट लिखें, किस्तों पे बेचना, किस्तों पे चीज बेचना भी इसी में आएगा। पुटिंग टू, किस्तों पे चीज बेचना, पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गाड़ी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। किया गाड़ी वाले ने गाड़ी बना के अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी,
देखिएगा, आपको फील हो रहा है। पुटिंग टू प्राइवेट यूज ऑफ गाड़ी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। किया गाड़ी वाले तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, तो बेटे को गाड़ी दे देना इज ऑल्सो सप्लाई। अपने सेल्स मैनेजर को आपने गाड़ी दे दी। पुटिंग टू बिजनेस यूज ऑफ गाड़ी प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी, या आपने चैरिटी कर दी। पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ गाड़ी प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। तो डेट ऑल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। डन डन डन। डेट क्या होता है? सेटिस्फाई क्या होता है? रीपे करना। ऑक्शन क्या होता है? मतलब बताएं। नीलामी के वक्त चीजों का बेचना भी सेल है। नीलामी के वक्त चीजों का बेचना भी क्यों इतने बुरे हालात हुए कि घर का सामान और दुकान का सामान सड़क पे रख के बेचना पड़ा है? लोन लिया हुआ है, को बैंक का लोन वापस करना है। बैंक का लोन वापस करते हुए अगर दुकानदार को अपना सारा सामान बेचना पड़े दुकान का, तो वो सामान भी तो नॉर्मल सामान ही होगा ना, वो भी टैक्सेबल है। तब भी 100 वाली चीज़ आप 118 में ही बेचेंगे। तो असल में लोग करते ये थे कि जब चीज़ें नीलाम करते थे ना, तो फिर 100 वाली चीज़ 100 की बेच देते थे, क्योंकि बिज़नेस बंद हो रहा होता था। हुकूमत को जाते हुए 18 रुपये नहीं देते थे। तो हुकूमत ने कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, चाहे तुम नॉर्मल तरीके से बिज़नेस चलाओ, चाहे बिज़नेस बंद करो, हमें याद रखना हमेशा। तो नीलामी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, एक लोन वापस करते हुए। पॉइंट सी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इस पर रख देंगे शायद 10-15 मिनट। पॉइंट डी बस 2-4 मिनट में और आपके लेना चाह रहा हूँ, फिर हम क्लोज करते हैं और न्यूमेरिकल्स शुरू करने हैं। एक सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल करना है और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस का। ये मिसाल कल हमने पढ़ ली हुई थी, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें ना थोड़ा मसला हुआ करेगा उर्दू में, आप लोग कहीं इस तरह ना पढ़ लिया करें सेल टायर। असल में ये टायर की सेल है, तो मैं इसको ऐसे एरो खींच दिया करूँगा, ये नंबर 1 पे पढ़ना है, ये नंबर 2 पे पढ़ना है। तो जहाँ कहीं मुझे डर हुआ कि आप इंग्लिश गलत पढ़ेंगे, तो मैं नंबरिंग करवा दिया करूँगा। अगर किया ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवाएं, तो किया ने टायर का रॉ मटेरियल, अब रॉ पहले पढ़ना है और मटेरियल बाद में पढ़ना है, तो किया ने टायर का रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया। ये ज़रूरी नहीं वही वाला इमरान खान हो। रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया कि आप अपनी फैक्ट्री बनी गाला में बेसमेंट में बना दो। क्या बना दो? टायर बना दो। तो जब इमरान खान टायर बनाकर डंडे से घुमाता हुआ किया या किया के एजेंट को वापस करेगा, तो समझा जाएगा कि इमरान खान ने किया को टायर सप्लाई कर दिए हैं। ये भी एक डेफिनेशन है सप्लाई की। सप्लाई बैक इसे कहते हैं, सप्लाई कर दिए हैं। तो इमरान खान ने किया को टायर सप्लाई कर दिए हैं। रॉ मटेरियल किसने भेजा था? किया ने। और अब वापस टायर किसने भेजे हैं? इमरान खान ने। पहले रॉ मटेरियल दिया गया, फिर इमरान खान ने सप्लाई की, टायर सप्लाइड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू, ये सेल्स टैक्स टफ टाइम देगा अगर आप ये बातें नहीं लिखा करेंगे, और ये लिख लेंगे तो टफ टाइम नहीं देगा, बहुत आसान लगेगा, वरना फिक्रों की सेंस नहीं बनेगी घर में। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू किया, द ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ सच टायर्स टू किया, किया इज ओरिजिनल ओनर, टू किया is considered as
बोलें, is considered as supply. सप्लाई पे कोई टैक्स क्यों दे? ये ना थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज़ है, ये न्यूमेरिकली आपके सीए फाइनल के सिलेबस में है। इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है टॉल मैन्युफैक्चरिंग, किसी और के रॉ मटेरियल पे काम करना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है न्यूमेरिकली, इसमें थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो ये इसलिए बस डेफिनेशन की हद तक है हमारा। इन केस ऑफ, बोलें, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स बाय बिलोंगिंग टू किया, द ट्रांसफर ऑफ सच टायर्स बैक टू किया को वापस कर दिया, इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। अच्छा जी, ये कल हमने पढ़ लिया था, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजली, इट इज़ ऑल्सो अ सप्लाई। एंड द बोर्ड अगर चाहे तो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर से इजाज़त लेके सप्लाई की डेफिनेशन में कोई और चीज़ें भी डाल दे। अभी तक पॉइंट ई है, कल को कौन सा पॉइंट आ सकता है? कोई नया पॉइंट आ जाए। टैक्सेबल सेल, सेल हमने पढ़ी थी कल, टैक्सेबल भी होती हैं, एग्जाम भी होती हैं। मेरे ख्याल से आगे हमने पढ़ा था कि टैक्सेबल सेल में सेल एट 18% भी होती हैं और सेल एट 0% भी होती हैं। लेकिन इसमें आगे दो कैटेगरीज पढ़ी थी, रजिस्टर्ड वाली 18% और अनरजिस्टर्ड वाली 18 जमा 3। याद आ रहा है, ये 4 सेल टोटल बनी थी, तो ये कल वाली डायग्राम है। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं टैक्सेबल सप्लाई की। टैक्सेबल सप्लाई means a supply of taxable goods. Taxable supply means a supply of other than exempt but include a zero rate. चलें याद कर लें, taxable supply is a supply of taxable goods other than exempt but include a जीरो रेट। कल आपको बताया था मैंने, ये जीरो रेट सेल होती है। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट एंड इंक्लूड अ, असल में ये डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन एंड इंक्लूड्स अ, अच्छा माइक चाहिए। अच्छा, उधर सेल कौन कौन करता है? ये तो पता ही है ना आपको, इंपोर्टर भी सेल कर देता है, मैन्युफैक्चरर भी, होलसेलर भी, ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी, रिटेलर भी, ये सारे लोग ही बिजनेस करते हैं। एग्जेम्प्ट सेल की डेफिनेशन पढ़नी है, लेकिन आपने हंसना नहीं है। एग्जेम्प्ट सेल मीन्स अ सेल विच इज जीरो रेट सेल, इज अ सेल विच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ, फारिग सी दो डेफिनेशन। बस टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन आसान बहुत ही थोड़ी सी याद करने वाले। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ अदर देन बट इंक्लूड अ जीरो रेट सेल। टाइम ऑफ सप्लाई बता दें जी, आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ी हुई है वो अकाउंटिंग। सेल कब बुक होती है? पैसे आए या जब चीज़ें डिलीवर हों? सोच के बताएं। नहीं, जब चीज़ें डिलीवर हों। सेल कब बुक होती है? जब चीज़ें डिलीवर हों। मैं ज़रा सॉल्यूशंस छुपा लूँ, आप लोग ना देखें। अब चलें, आप आंखें खोल लें। एग्जाम्पल 1 में किया गाड़ी वालों के पास पैसे आए जनवरी में, गाड़ी बेची फरवरी में। जल्दी बताएं, सेल कब बुक होगी? एक्सलेंट। अगली मिसाल जी, गाड़ी बेच दी अप्रैल में, पैसे आए मई में,
सेल का बुक होगी, सोच के बताएं, अप्रैल में जब चीजें डिलीवर हो। तो व्हेन सेल इज बुक्ड, क्या मतलब मार्च कहां से आ गया यार, हद हो गई यार, मैंने मारना है। मैं ये एग्जांपल करवा रहा हूं अभी, और इससे पहले मैं ये एग्जांपल करवा रहा था। सॉरी यार, पता नहीं आप लोगों को ये अलाइनमेंट भी आउट हुई है, मुझे तो कलर चेंज करने पड़ेंगे। भाई लाल डब्बे में देख के बताएं सरकार, सेल का बुक होनी है फरवरी में, मेहरबानी। काले डब्बे के अंदर रह के बताएं, नहीं ठहरे, चलें, काले डब्बे के अंदर देख के बताएं सेल का बुक होनी है अप्रैल में, जब क्या होगा, गुड्स डिलीवर होंगे। एक सिनेरियो और है, दुकानदार ने आपको फोन करके कहा भाईजान आपका सूट तैयार है, मेड अवेलेबल, सूट तैयार है। आपने कहा सॉरी यार आई एम वेरी बिजी, तो कोई दोस्त मेरे घर आया कभी तो मैं इंशाल्लाह उसको भेज दूंगा, वो फिर आपसे आके पिक कर लेगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है ऑब्वियसली, बाकी ना हुआ तो ना सी, कोई अगली ईद पे इंशाल्लाह अगले साल सही, लेकिन सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। इसे कहते हैं दुकानदार की तरफ से मेड अवेलेबल करना चीजें, क्या करना, मेड अवेलेबल। एग्जाम्पल नंबर कौन सी अब हम करने लगे हैं भाईजान, 3। ये जिंदगी धोखा है, इन नजरों की हिफाजत नहीं आपको करनी आ रही। ये लें, बताएं जी मार्च में क्या हुआ, फोन आया दुकानदार का, सर आसिफ गाड़ी तैयार है ले जाएं। सर आसिफ नहीं गए मार्च में, नहीं गए मार्च में, मोटरसाइकिल ही चलाते रहे, नहीं गए मार्च में। अप्रैल आया, सर आसिफ ने कहा अच्छा चलो अब हम गाड़ी ले लेते हैं, जाके गाड़ी लेने चले गए अप्रैल में, और मई में सर आसिफ ने उनको पेमेंट भी कर दी गाड़ी की। बताएं जी सेल कब बुक हो। अब लॉ मेकर कहता है यार सेलर का तो कोई कसूर नहीं है ना, सेलर ने तो चीज़ें तैयार कर दी थी, वो तो कस्टमर का कसूर है लेट आया, इसलिए यहां सेल कब बुक होगी, मार्च में, जब क्या हो, गुड्स डिलीवर हो, या जब गुड्स उसने तैयार करके रख दी थी। और एक बार याद रखिएगा, ये वाली चीज हमेशा इससे पहले हुआ करेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले आपको डिलीवर कर दे सूट और अगले दिन फोन आए यार वो तैयार है, आप भी बड़े तेज थे, शुगर लगा के पहन के चले गए, वो बोला हाँ क्या तैयार है, ओह सॉरी सर। तो मेड अवेलेबल हमेशा पहले हुआ करेगा, फोन पहले आया करेगा तैयार है, और डिलीवर बाद में हो करेगा। लोगों को ना खुश रखा करें, एक तो मुंह बसोर के ना बैठा करें, और पूरा पूरा दिन मुंह बसोर है, मेरा मूड खराब है आज, मूड खराब है, क्या मूड खराब है मेरा, नहीं मेरा बात करने को किसी से दिल नहीं चाहा, क्या लो, नहीं सर फिर भी हो तो जाता ही है, क्या बस जो मिल रहा है उस पर शुक्र करें, जो नहीं मिल रहा उस पर सब्र करें। तो सब्र नहीं करते इस वजह से मूड ख़राब होता है, और क्या वजह, सब्र ना करना मूड ख़राब होने की वजह। एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करें जी। नहीं कैश को तो यार कभी भी नहीं देखेंगे, कैश को तो मैंने कहा नहीं देखना है। सर आसिफ मार्च में पैसे दे गए, अप्रैल के अंदर फोन आया सर गड्डी ले लो, सर ने मई में जाके कहा गड्डी दे दो, तो कब सेल बुक होगी, मई वाले भी हैं कुछ, रहने दें आप लोग, आप इधर आए, छोड़ करें, ऐसे लोगों की टेंशन ना लिया करें, पता नहीं किस धुन में बैठे हैं। बता दो बच्चों सेल कब बुक होगी, टाइम ऑफ सेल, द टाइम एट विच द, ये जनरल रूल है। 90% सवाल पेपर में इसी के आया करेंगे, कोई इक्का दुक्का पेपर में 2-3 साल बाद एक सवाल आ जाता है जिसमें ये आगे वाली लाइन भी टेस्ट होती है, वरना मेन जो पेपर में सवाल आएगा याद रख लें सेल कब बुक हुआ करेगी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है व्हेन दीज आर मेड अवेलेबल, किसको, रेसिपिएंट कौन होता है, बायर, व्हेन दीज आर मेड अवेलेबल टू रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सर्विसेज के केस में सेल कब बुक होगी, जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, डन, जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जी एक मिनट,
सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर किस्तों पे, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर किस्तों पे, किस्तों वाली सेल कब बुक होगी? ये थोड़ा सा अजीब सा सिनेरियो है। जनवरी में आपका मुआहिदा हुआ, फरवरी में दुकानदार ने मोटरसाइकिल डिलीवर किया, आप किस्तों में पैसे दे रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई। सेल बुक होगी जब आपका डिलीवरी के वक्त सेल बुक नहीं होगी। ये ज़रा एक्सेप्शन है किस्तों का एग्रीमेंट, नोट कर लो। जी सवाल पूछ रहे हैं। सर फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं वो एक तरह से मेड अवेलेबल ही होते हैं, लेकिन उन पर टैक्स तब पे किया जाता है जब वो सेल होता है, ये कैसे? वो इसलिए कि आप कस्टमर को बताते नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि कस्टमर आपको पता भी नहीं होता कौन सा है। इधर भी तो गाड़ियाँ बन चुकी हैं सर, तो फिर जब कस्टमर का तो नहीं पता। अगर कस्टमर को आपने बता दिया है तो वो मेड अवेलेबल समझी जाएंगी, नहीं बताया तो मेड अवेलेबल। अगर कस्टमर ऑर्डर देगा बस उसको बताना ज़रूरी है। तो किस्तों वाले एग्रीमेंट में सेल कब बुक होगी? जब एग्रीमेंट जब एग्रीमेंट हो जाए। ये बुक पुरानी है तो ना करें ऐसा, एग्रीमेंट टूट गया। और नई ले लें 1-2 दिन में। हाँ जी, वो यार छोड़ो, क्या जितनी मर्जी फैला लो चीज़ें। ओके, निकालें जी कल वाला सवाल। हाँ बता दें, पहले पढ़ लें। एट द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ। पेज नंबर 497। आपने टायर खरीदे जाके, तो आपने 118 रुपये पे किए। टायर खरीदे जाके आपने 118 रुपये पे किए। पेज 497 है। और आपने कहा मैंने मैट भी ख़रीदने हैं। उसने कहा एक बंदा है मैट तो बड़े अच्छे बनाता है, बंदा सही नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर भी है लेकिन फिर भी अपने आप को अभी तक उसने रजिस्टर। अब आप जब उससे चीज़ें परचेज़ करने जाएंगे तो जब आपको पता है वो बंदा ही बुरा है, तो आप क्या करें? मुनासिब क्या है? उसको आप पैसे तो दें मैट्स के, लेकिन आप सेल्स टैक्स ना दें। तो अगर रजिस्टर्ड बंदे से चीज़ें खरीदेंगे ज़िंदगी में, हम 18 रुपये पे करेंगे। अनरजिस्टर्ड बंदे से चीज़ें खरीदेंगे 18 रुपये पे नहीं करेंगे। अगर आप गाड़ी बेचें पाकिस्तान में डॉलर्स को, तो 118 रुपये की बेच दें। अगर वही वाला मैट वाला आपके पास आया और आपको आके कहता है कि आप मुझे गाड़ी बेचो, तो अब आपने 100 वाली गाड़ी उसको 121 में बेची है। 18 जमा 3 कहा करेंगे इसको, 21% नहीं कहा करेंगे। 21% का लफ्ज़ कोई नहीं है लॉ में। 18 जमा 3, 3 को हम फर्दर टैक्स अभी नाम देंगे। 3% उस पर आपने फर्दर टैक्स लेना है। लेकिन अगर आपने गाड़ी बेची बाहर के मुल्क में ब्राइन लारा को, तो गाड़ी का बिल बना के भेजें 30 लाख जमा 0% ऑफ 30 लाख इज इक्वल टू 0। 30 लाख जमा 0 इज इक्वल टू 30 लाख। उसको 30 लाख की गाड़ी बेच दें। और अगर आप लोगों ने हुकूमत को कोई चीज़ बेची मिसाल के तौर पे, तो आंखें खोलें, तो इस सेल को आप क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट सेल कर देंगे। तो सेल ये सारी है और वो परचेज है। लेट्स रीस्टार्ट द क्वेश्चन। परचेज से हम सवाल शुरू किया करेंगे। वर्किंग 1 कल की थी, जिसका नाम क्या था? ये नोट नहीं करनी है तो कल कर ली थी। रजिस्टर्ड बंदे से आपने जो परचेज की हैं
तो आपने 4,000 भी पे किए होंगे और 4,000 का 18% भी पे किया होगा। तो 4,000 को मल्टीप्लाई करें 18% से, 720। तो 4,720 रुपये का बिल बना होगा जो टायर वाले ने आपको बना के दिया होगा। इसमें 720 का टैक्स दे दिया या रिकवर किया? दे दिया। तो 720 रुपये आपने दुकान पे जमा करा दिए, 4,720। फिर इसके बाद आप किसी बुरे बंदे से चीजें खरीदने गए, तो अगर आप में अकल है तो बस आप 1,000 रुपया ही दे दीजिएगा और पैसे उसको ना दीजिएगा, उससे 1,180 ना दीजिएगा। परचेज फ्रॉम अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट को इधर बुला लें और इधर हेडिंग दे दें इनपुट। अब यहां पे आपने आउटपुट नहीं लिखना, यहां पे आपने सेल लिखनी है, यानी सेल का 18%। यहां सेल आनी है, यहां सेल आएगी। सेल आपकी टैक्सेबल, जो डॉलेंस को बेची और जो बुरे बच्चे को बेची, दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। कुछ सेल आपने बाहर के मुल्क के किए हैं और कुछ आपने गवर्नमेंट को टैंक बेचे हैं, ये हो गई एग्जेम्प्ट सेल। अब वो सेल जो कि आपने डॉलेंस को की है और बुरे बच्चे को की है, उसको जमा कर लें। 900 जमा 800, डेट इज 1700। सेल लिखनी है, सेल पे 18 नहीं लगाना। बाहर के मुल्क की सेल 500 और टैंक की सेल 300। ये डेटा आपको सवाल में दिया होगा। अब आप पहले कॉलम का टोटल करेंगे। 2500। 720 का इनपुट, यानी 720 जो आपने टायर खरीदते हुए 4,000 के ऊपर पे किया था, वो 720 जो पे किया टायर खरीदते हुए, उस 720 को अगर मैं सामने रखूं तो ये जो टायर हैं ये कितनी किस्म की गाड़ियों में इस्तेमाल हुए होंगे? 3 किस्म की गाड़ियों में इस्तेमाल हुए होंगे। तो मैंने कहा था टायर पर जो इनपुट पे किया है उसे सेल पर तकसीम कर दें। 720 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 1700, 144। 720 डिवाइड बाय 2500 जरा 500, 86। ये कर लेने के बाद अब न्यूमेरिकल का फेस बनाएंगे। लेकिन आज मैं फेस 2 दफा बनाऊंगा। एक फेस बनवाऊंगा, वो हम काट देंगे, वो लॉजिकली याद रखेंगे। एक फेस फिर मेन होगा जो एग्जाम लेवल का होगा। अब आपने कितने किस्म की सेल की? 3 किस्म की, 1, 2 और 3। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट होता है सेल इंटू 18% माइनस परचेज इंटू 18%। ये मैं 3 दफा क्यों लिख रहा हूं? मेरी सेल कितने किस्म की है? 3 किस्म की, इसलिए मैंने इसको 3 दफा लिख दिया। अच्छा जी, अभी 3% की टेंशन नहीं लेनी, छोड़ें। सेल बाहर के मुल्क में कितने की चीजें बेची? गवर्नमेंट को टैंक कितने के बेचे?
कितने परसेंट? 3% की टेंशन ना ले। इस सेल पे कितना टैक्स लगाना है? और ये सेल एग्जाम्प्ट है। डन। 1700 वाली गाड़ी 1700 की बेचूंगा या 1700 जमा 306 की? 306 आ रहा है। 1700 वाली गाड़ी 1700 की बेचूंगा या 1700 जमा 306 की? डन। इसके अंदर कितने के टायर इस्तेमाल हुए ये जरा बता दें, ढूंढ के कोई फिगर। 490। समझ आ गया? ठीक है। कि करना क्या है, ये सेल पकड़ी, इस पे क्या लगा दिया, इसमें से ये वाली फिगर माइनस कर। सेल पकड़े ये वाली, ये बाहर के मुल्क में बेचे हैं, ये 500 वाले टायर 500 के बेचे होंगे, तो इस पर टैक्स कितना रिकवर किया होगा कस्टमर से? 0। इसका इनपुट ढूंढने अगर मिल रहा आपको 144, 144 का रिफंड ले लें, हुकूमत आपको रिफंड कर देगी। 144 विल बी रिफंडेड। एक्सपोर्टर हैं आप, एक्सपोर्टर के तो मजे ही मजे हैं पाकिस्तान में, यह आपको रिफंड मिल जाएगा। इसका इनपुट 86, ये 86 डेड हो जाएगा। अब 1 से 2 मिनट तसल्ली से बात सुननी है। ये 86 इसलिए डेड होगा कि सेल्स टैक्स के लॉ में एग्जेम्प्ट सेल वाले को इनपुट डेड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट को इसने बेचे हैं टैंक, एग्जेम्प्ट सेल है, इसका इनपुट डेड कर दिया जाता है। फिर IS2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है और IS2 कहते हैं ये आपका नॉन रिफंडेबल टैक्स है, ये रिफंडेबल है। IS2 कहते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना लो। कुछ हाँ ना कर दे फिर मैं आगे चलता हूं, पता नहीं अब आप लोगों को बात याद है या नहीं। IS2 कहते हैं, IS16 कहता है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को जब ये आप कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे तो आपकी चीज ही महंगी हो जाएगी, कॉस्ट महंगी हो जाएगी। अब आप कस्टमर को महंगी करके बेच दें लेकिन आप उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी है चीज जितने मर्जी की बेचें। तो एग्जेम्प्ट सेल यहां थोड़ी सी अजीब सी सेल है। इसमें आपको एक इनपुट नजर आया करेगा जो डेड है, देखने में आपको लगा करेगा एग्जेम्प्ट उधर तो सेल्स इनकम टैक्स में अच्छी अच्छी चीज लगती थी, यहां आपको बुरी बुरी चीज लग रही है। लेकिन दुकानदार कुछ ना कुछ कर लेते हैं, वो परेशान नहीं होते ज्यादा ऐसी चीज देख के। एक और मिसाल देता हूं, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कुरान की सेल भी एग्जेम्प्ट है। यानी पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा कि आपको 1000 रुपये वाला कुरान 1180 में मिले। अगर दुकानदार ऐसा करने लगे तो आप उसे बता दीजिएगा ये मना है। फिर दुकानदार करते क्या हैं, कागज़ खरीदे तो उन्होंने 118 रुपये के होंगे, कागज़ तो 118 के खरीदे होंगे, कागज़ वाले तो नहीं जिनको छोड़ा होगा। तो कागज़ खरीदने पे जो 118 पे किए हैं उन्होंने, अब उनको पता है कि ये आगे कस्टमर पे डाल नहीं सकते क्योंकि कागज़ से जो कुरान बनने हैं वो एग्जेम्प्ट है। इसलिए ये कागज़ खरीदने पे जो 118 की एंट्री करते हैं IS2 की रोशनी में, वो एंट्री करते हैं परचेज डेबिट 118 और कैश क्रेडिट 118, यानी नॉन रिफंडेबल टैक्स को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। अब वो 118 रुपये वाले कागज़ जब कुरान की फॉर्म में कन्वर्ट हो, आप 200 के बेचें, 300 के बेचें, 400 के बेचें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सेल्स टैक्स नहीं लेना, महंगे करके जितने मर्जी बेचें, नहीं कस्टमर ने खरीदनी ना खरीदे चीज़। तो इसका मतलब है एग्जेम्प्ट सेल थोड़ी सी अजीब सी सेल है यहाँ पर, जिसमें इनपुट आपका क्या हो जाया करेगा। बट इफ़ यू आर डूइंग इट एक्सपोर्ट सेल, फिर आपकी मौजे ही मौजे हैं, फिर आपको ये सारा इनपुट क्या मिल जाया करेगा, वापस मिल जाया करेगा। इस सारी बहस को फेंक दें, फारग कर दें, ये सारी बहस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक वन वर्ड याद कर लें, एग्जेम्प्ट सेल का इनपुट डेड हो जाया करेगा। अब 490 को देखें, हमने फेस पे क्या किया है, माइनस कर दिया, ठीक है जी। 86 को हमने क्या कर दिया,
डेड कर दिया है। आने वाले दिनों में मैं आपको कहूंगा ये फिगर हमेशा कैलकुलेट ही ना करें। और 144 का खुशी आपको मिलेगी, ये आपको टैक्स हुकूमत क्या कर दिया करेगी, रिफंड कर दिया करेगी, क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं, आपने कमाल करके दिखाया है, ये टैक्स हुकूमत आपको रिफंड कर देगी। बाकी इधर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप इसी तरह नोट कर लें। ये एक न्यूमेरिकल का फेस है लॉजिक को समझने के लिए, असल फेस में थोड़ी देर बाद बनाता हूं। अच्छा जी, अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही डेड ओजन है और सेल पे 18 में नहीं लगाना, तो अभी मैं फाइनल फेस बनाने लगा हूँ। इसकी आपको ज़रूरत नहीं हुआ करेगी, ये टाइम सेव हो गया। नेक्स्ट, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रिफंड हो जाना है, और ये जो रिफंड हो जाना है ये हम बस ऐसे ही लिख दिया करेंगे नीचे। भाई इधर देख लो यार, ये रिफंड हो जाना है, इसको हम ऐसे ही लिख दिया करेंगे न्यूमेरिकल के एंड पे, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल। कितना रिफंड होना है जी? 144, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल। नेक्स्ट, अब रह जाएगा फेस। फेस पे ये 490 आपने पूरा नहीं माइनस करना। अब आपकी नजरें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे सिर्फ इस पे होंगी, क्योंकि ये 144 तो इधर ले गए बस आप। अब आपकी नजरें इसमें होंगी। इसमें मुझे छोटा सा बता दें, अनरजिस्टर्ड की सेल कितनी थी? 800। और ये वाली कितनी थी? 900। 900 जमा 800 कितनी बनी थी? अब इस डब्बे के अंदर निगाहें रखें, डब्बे के अंदर निगाहें रख के मुझे बताएं मेरी टैक्सेबल सेल कितनी है। जीरो फारक करें, एग्जाम्प्ट फारक करें। टैक्सेबल सेल अभी 3% की टेंशन ना लें, जरा जल्दी बताएं। 306। इनपुट बोलें, लोअर ऑफ करके माइनस कर दें। क्या क्या यहां पे आके लॉ मेकर ने दिखाई कंजूसी, लोअर ऑफ करके माइनस करना। कैसे? एक्चुअल और 90 ना, एक मिनट मुझे बताने दें। एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट, यहां पे लॉ मेकर ने कंजूसी दिखाई। और आपको पता है जब भी लोअर हायर का चक्कर आता है तो एक फिगर एक्चुअल वाली भी होती है।
कितना इनपुट है? 90% ऑफ आउटपुट। जल्दी बताएं। यहां पे लॉमेकर ने कंजूसी दिखाई है। इन दोनों में से कौन सा माइनस होगा? थर्टी वन। तो बता दें, इस लाल डब्बे से बाहर ना जाइएगा। सेल कितनी? एक्चुअल इनपुट, और इस 800 को अभी छोड़ दें। यहां तक करने के बाद अब आपने एक चीज ऐड करनी है, 3% फर्दर टैक्स ऑन 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 सेल टू बुरा बच्चा। कितना? ये पेएबल टू गवर्नमेंट हो गया। लेकिन इस पेएबल और रिफंड को नेट नहीं करना, वो मैं बताऊंगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये पेएबल टू गवर्नमेंट हो गया। आखिरी चीज, कितना इनपुट माइनस करना चाह रहे थे? इस मिनिमम टैक्स में एक दफा इस तरह की बात की थी। कितना माइनस हुआ? बाकी फिर कभी माइनस कर लीजिएगा। कितना? 215, 215। चलिए जी, नोट कर लें। नोट करें। पहले न्यूमेरिकल में ही हमारे साथ ऐसा कर दिया। अच्छा, 1 मिनट दें सारे अटेंशन के साथ। इस सारी में से कोई फिगर उठा लें। सेल को फारग करें, इस पर 0 लगना है। इसको भी फारग करें, ये एग्जाम्प्ट सेल है, ये पहले ही डेड है। कोई फिगर उठा लें। 144। एक्सपोर्टर को कोई खुशी की खबर सुनाएं, जल्दी खुशी की खबर सुनाएं। रिफंडेबल ऑन 0 रेट सेल। इसके बाद अपनी जिंदगी को महदूद कर लें। सिर्फ किस डब्बे के अंदर? महदूद सोच, लाल डब्बे में आ जाए। एक एक फिगर वहां से उठानी है अब मैंने, और सारी गेम यहां पे ऑन करनी। सेल बोलें इनटू 18%। बोलें जी 30 सेल इनटू 18%, लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट। व्हाट इज एक्चुअल? कितना इनपुट है? कंजूस लॉ मेकर कितना एक और फिगर से कंपेयर करने को कह रहा है? समझ आ रहा है अब तो? 3 कितना? 2। दोनों में से लोअर कितना है? 270। इसको क्या कर लें? अब मुझे बताएं, कितना मेरा इनपुट था? मेरा कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? मेरी 490 में से कितनी ख्वाहिशात पूरी हुई? बाकी मरने के अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर लो जी। भाई सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। 490 माइनस 275, 250। अच्छा ठीक है, एक ने बता दे, थोड़ा टाइम लगता है मुझे। अच्छा जी, 306 माइनस 275। और कुछ एंड पे जरा साइंस मरवानी होती है, वो जरा मरवा दें। इधर आपने टांग उठानी है, ये वाली यहां तक लेके जानी है, और ऐसे एड 3% ऑफ 800। 3% का नाम फर्दर टैक्स ऑन
24। जवाब, इसे कहते हैं जवाब दे दिया। आसान हो गया। क्या? हाँ हाँ, वो करवा देते हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा। भैया जवानी के इस काम में गुजारे में मोबाइल पे जो टाइम ज़ाया किया उसका भी जवाब देना पड़ेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। द टाइम विच यू आर वेस्टिंग, अपनी तस्वीर को इतनी 10 मिनट प्लस माइनस करके देखते रहते हैं। कितने वेले लोग हैं यार। सीरियसली इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो क्या टाइम ज़ाया कर रहे हैं? बस जो है वो है ना, साथ वाले की देख लें, यही है शक्ल, और जो मर्जी इसके साथ कर ले यही है। अच्छा हाँ, तहज्जुद में अल्लाह के सामने जागेगा तो अल्लाह इस पे नूर अता फरमाएंगे। अच्छा जी आगे चलें बच्चों पर। अच्छा अब चैप्टर 18 में आ जाएं। चैप्टर 18 में आ जाएं। अच्छा आपने होमवर्क में सवाल करके लाना है चैप्टर नंबर 23 का क्वेश्चन 1। 23 है, 23 का, 23 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके 5 मिनट लगेंगे। पेज नंबर बता दें। 548 पे क्वेश्चन नंबर 1 करके लाना है 5 मिनट में। पेज 548 पर क्वेश्चन 1, ताकि आपका ये वाला रिवाइज हो जाए। अच्छा सवाल में अगर परचेज रिटर्न आ गई, सवाल में अगर परचेज रिटर्न आ गई क्या करेंगे? परचेज में से माइनस कर देंगे। ये तो कर लेंगे ना खुद, परचेज में से ट्राई कीजिएगा, वरना कल फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस तरह का सवाल है, कितने मिनट लगाएंगे? 5 से 7 मिनट, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। पेज नंबर 400। सलीम इज अ रेजिडेंट एंड रन्स अ फिटनेस सेंटर इन DHA कराची। DHA कराची के अंदर एक जिम चलाता है और अपनी रिटर्न रेगुलरली जमा कराता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर टैक्स ईयर 2026, सफ़ा नंबर 400। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 2163। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 2163। अब बैठे रहो, मैं मिटाता हूं। तो नोट नहीं करना, आप लोगों ने जो कल नोट किया है उसको सही करना है। बस एक एक चीज़ें मैं नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, बट टिक क्रॉस आपने करने हैं। You should not expect that I will give the time to note it down, guy.
भाईजान, पानदान, कदरदान, मेहरबान, मुझे कोई बच्चा, अच्छा सा बच्चा क्लास में बता दे, सर आसिफ की तनख्वाह अगर ₹1,00,000 है तो कॉलेज वाले एंट्री करेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट और पेएबल टू FBR। कितना जी? 10,000। ये एंट्री डज इट मेक सेंस? यस, बिल्कुल। कितनी तनख्वाह बनी उनकी? 1,00,000। एक बात याद रखिएगा, खर्चे में हमारा पूरा लाख जाएगा कॉलेज वालों का। कॉलेज वालों का एक्सपेंस तो 1,00,000 ही है ना, उसमें से पेड टू सर आसिफ एंड पेएबल टू FBR। तो ये असल में ना टैक्स कटते हुए एंट्रीज इस तरह होती हैं। तो आप लोगों ने बचपन से ये एंट्री पढ़ी है ना, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट ₹1,00,000, बट असल में ये एंट्री होती है सैलरी डेबिट ₹1,00,000, खर्चे में कितनी इंक्लूड होगी? बच्चे समझते हैं 90,000, बंदा मारे चपेड़े। 90,000 खर्चा नहीं है कॉलेज वालों का सरकार, कॉलेज वालों को तो लाख ही डूबा है। 90,000 सर से ले गए और 10,000 शहबाज शरीफ ले गया, तो कॉलेज वालों को तो लाख ही खर्चा है। बताएं जी, अकाउंटिंग वाले खर्चे में क्या इंक्लूड करते हैं, लाख या टैक्स काट के? खर्चा डेबिट लाख। जान की अमान पाऊं तो पॉइंट 2 पढ़ूं। एडमिन खर्चों में पड़ा हुआ सालाना किराया ऑफ प्रेमिसेस यूज फॉर फिटनेस सेंटर अमाउंटिंग टू 1560। कितना है जी रेंट एक्सपेंस? 1560। इस पर टैक्स काटा है हमने 144। एम्प्लॉय की सैलरी पे कॉलेज वालों ने टैक्स काटा है या इस बिल्डिंग के ओनर की रेंटल इनकम पर? यह हमने सेक्शन 21 में पढ़ा था कि कॉलेज वाले एम्प्लॉय की सैलरी पे भी टैक्स काटें, बिजनेस वाले कॉलेज वाले इस बिल्डिंग के ओनर की रेंटल इनकम पे भी टैक्स काटें, कॉलेज वाले किसी बच्चे को प्राइज दें उस पे भी टैक्स काटें, कॉलेज वाले किसी को कमीशन दें उस पे भी टैक्स काटें। ये हमने सेक्शन 21 का C पढ़ा था, सेक्शन 21 का C पढ़ा था, जिसमें ये सारी बातें पढ़ी थी। टैक्स काटना काफी नहीं है, काटने के बाद डॉगी अब्बू को आके बताता भी है मैंने काट लिया, तो ये काट के आके जमा कराना भी FBR के खजाने में माय डियर जरूरी है। एट सोर्स का मतलब होता है मौके पे टैक्स काटा। विद होल्डिंग टैक्स वॉज काटा फ्रॉम रेंट, कितना? 144। तो बाकी आपने कैश पे कर दिया होगा लैंडलॉर्ड को, बिल्डिंग के ओनर को, कितना? 1416। बहरहाल मुझे 1416 और 144 से कुछ भी नहीं करना, मुझे इनसे कंसर्न नहीं है, प्लीज इधर अटेंटिव हो ना करें। अच्छा, तो टैक्स 1,44,000 का कटा फ्रॉम रेंट, लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में जमा इस बुनियाद पर बताएं सेक्शन 21 क्या कहेगा? यह खर्चे में के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब इस सारी बहस के बाद जो मसला आप लोगों को घर में आया होगा वो यही आया होगा कि 1560 उल्टाना है या 144 उल्टाना है या दोनों को नेट नोट करके उल्टाना है, ये मसला आया होगा। इस मसले का आज हल सुन लें। खर्चों में जनरल एंट्री देख के बताएं क्या पड़ा होता है, पूरा या टैक्स कट के? पूरा। और एक और सबूत आपको देता हूं, मैंने आपको अक्सर कहा है उल्टाया करें जिसके साथ क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड लिखा हुआ। तो बस आपने 1560 उल्टाना था, उसमें 144 पड़ा हुआ था, फील कर लें 90 और 10,000। तो इसलिए खर्चों में पूरा रेंट जाता है या टैक्स कट के जाता है? और उल्टाएंगे भी हम, इसलिए पेपर में आपने 144 टाइप फिगर को इग्नोर किया करना। डन। लेकिन पूरा खर्चा उल्टा क्यों रहा हूं, कोई इसकी वजह बता दें। इसके ऊपर टैक्स नहीं कटा, कट गया लेकिन आगे जमा नहीं करवाया। तो ये है जी, इसको नोट अप कर सकते हैं।
अच्छा, खुदा के लिए इसको एंड पे माइनस नहीं करना न्यूमेरिकल के 144 को, ये हमारा टैक्स नहीं है, ये किसी और का टैक्स हमने नहीं काटा। ये बस एफबीआर को जमा करा दें, आप लोग कोशिश करें जल्द से जल्द जमा करा दें, लेकिन ये एंड पे माइनस ना कर दीजिएगा इसको, ये हमारा टैक्स नहीं है। ये किसका टैक्स है? किसी और का टैक्स है, बिल्डिंग के मालिक का टैक्स है। ये हमारा टैक्स नहीं है कि एंड पे माइनस हो, बस इसे अब आपने क्या करना है, ये 144 भी इसमें पड़ा है 1560 में। तो बता दें जी, अगर खुदा ना खास्ता एग्जामिनर कभी पंगा ले कि लाख रुपया सरासिफ की तनख्वाह है, उस पर 10,000 टैक्स कटाए, तो इस 10,000 रुपये की फिगर को आपने पेपर में इग्नोर करना है, क्योंकि तनख्वाह पूरी पड़ी होती है खर्चों में या नेट। तो बताएं प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना रेंट माइनस हो चुका हुआ है, उसे ऐड कर दें। 1560, 144 को डस्टबिन में फेंक दें, उससे पेपर में कुछ नहीं करना। क्लियर? तो खर्चों में पूरा खर्चा पड़ा होता है ना, नेट तो नहीं पड़ा होता। और एक और रूल भी बताया हुआ है, उल्टाना कितने, जिसका इंक्लूड लिखा हुआ है, खत्म बात। फिर लाओ जी, अच्छा जी, एक का व्हीकल है जो एम्प्लॉयज की पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज हो रही है। याद रखिएगा, ये प्लाइंग फॉर हायर नहीं है। प्लाइंग फॉर हायर तब होती जब एम्प्लॉयज से किराया लिया जा रहा होता। पिक एंड ड्रॉप फ्री होती है एम्प्लॉयज की, तो इसलिए एम्प्लॉयज से किराया नहीं लिया जा रहा। तो लिखें इट इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर, क्योंकि एम्प्लॉयज से किराया नहीं लिया जा रहा। कभी देखा आप लोगों ने कोचेस चल रही हैं, उसमें एम्प्लॉयज बैठे हों? यार देखा होगा मेरे ख्याल से, फैक्ट्रीज में जा रहे होते हैं, फैक्ट्री वाले अक्सर इस तरह की बसेस कोचेस चलाते हैं। नहीं देखा आप लोगों ने? आज तक नहीं देखा? देखा है, हाँ। तो उस टाइप की पिक एंड ड्रॉप की कोई है एम्प्लॉयज के लिए। फिटनेस जिम बहुत बड़ा होगा, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज होंगे जो ट्रेनर्स होंगे, लोगों को ट्रेन करते होंगे कि बॉडी कैसे बनानी है, ओके, और तस्वीरें कैसे लगानी है। फिर अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इसलिए मेरे भाई 25 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 25 लाख तक रिस्ट्रिक्ट, 75 लाख, 25 लाख एक पुराने लॉ में होता था, 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। बहुत पुरानी बात याद आ गई आज। अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज यूज फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ फिटनेस सेंटर एंड इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 80 लाख। द व्हीकल वॉज परचेज फॉर 85 लाख इन पिछला साल। नो अकाउंटिंग डेप्शन वॉज प्रोवाइडेड इन हमारा साल। अकाउंटिंग गेन, अल्लाह का शुक्र है, 4 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिया हमने। मेरा पहला सवाल, 4 चीजें ढूंढें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों की डेप्शन ढूंढें। अकाउंटिंग वाले बेचारे डेप्रिशिएट करना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, तो अकाउंटिंग डेप्शन मत उल्टाएं। अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करना भूल गए, पागल, डेप्रिशिएट करना भूल गए, अब उल्टाने की जरूरत। टैक्स वालों की नजर से बात करें, नो टैक्स डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब क्या करूं, फेस पे जाके बीन बजाऊं? कुछ भी नहीं करना, ना अकाउंटिंग डेप्शन उल्टानी है, ना टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अगली बहस गेन लॉस वाली कर लेते हैं। गेन लॉस का बताएं जी क्या करना है। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें, कितना? क्या हुआ? कुछ नहीं होता, अब क्या कर सकते हैं। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें, जो चलती बस में से छलांग मारे, हम क्या कर सकते हैं। अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा दें, उल्टा दिया बोलें। अब किनके वाला गेन रिकॉर्ड करें? टैक्स वालों का। इधर आए जी, ईयर ऑफ परचेज बताएं, कॉस्ट, एसेट का नाम,
तो कॉस्ट को कहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दें? 75 लाख पे। अब वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट बताएं सवाल में गिवन कितनी है? 8500, लेकिन हम कितनी लेंगे? 75 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज करें 25 के साल में एट द रेट ऑफ डबल वन बीवी 63 डन। इस बीवी के साथ क्या लिखूं? टैक्स वालों की बीवी किस दिन की? 30/9/25 की। अब क्या निकालूं? टैक्स वालों का गेन लॉस। कैसे निकलेगा यार? सबर सबर, पहले समझ लो। कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की बीवी, कब तक की? कितनी बीवी? 6375। कंसिडरेशन निकालने का तरीका, चैप्टर नंबर 8 लिख लें। यहां पे पेज नंबर 140 पे आइए, बस किताब पे पेज 140 लिख लें। कंसिडरेशन, मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आज क्लास में दूसरी दफ़ा हो रही है। एक दफ़ा हुई थी बस, उसके बाद आज दूसरी दफ़ा हो रही है, इसलिए भूली होगी। A into B over where A is the amount received on disposal of vehicle, B is the 75 लाख and C is the actual cost. A बताएं जी। A बताएं। 8000 कितने की बेची? 8000 की। B 7500 एंड C इज द, किसी को लॉजिक याद है? 8500 वाली गाड़ी 8000 की बेची, तो बताओ अगर 7500 वाली होती तो कितने की बिकती? किसको ये बात याद है? हाथ खड़ा करे जरा। ओके, कंसिडरेशन बोलें। 7059, जवाब 68। ये टैक्स वालों की नज़र में क्या आ गया? गेन आ गया। यार ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करवा दो, जिसकी किसी की क्लास है कहीं और कॉलेज में वो चला जाए, ताकि मैं इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करवा दूं। जिसकी क्लास है उसको जाने दें, आप जारी रखो रिकॉर्डिंग। चलें जल्दी नोट करें जी, वर्किंग 2 और 3। बैठे रहें, 5-7 मिनट लगेंगे, ज़रा वाइंड अप कर लें। हाँ जी, भाई जी यहाँ बीवी को नहीं छेड़ना, कंसिडरेशन को छेड़ना होता है। क्या सवाल है मेरे से पूछें। 684 नहीं नजर आ रहा? लाइट पड़ी है। कितने लोगों ने कैलकुलेशन घर में सही की थी? कितने लोगों को अभी याद आई है? सिर्फ मैंने 2026 में क्यों नहीं डेप्रिशिएट किया? नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बताएं जी, इस 684 का कोई बंदा नाम बता दे। टैक्स वालों का गेन ऐड कर दें। किनका गेन? कितना? 684।
इधर आ जाएं आप। हमारे साल के पहले दिन एक गाड़ी हमने लीज पे ली है। ये 70% बिजनेस में यूज हो रही है, 30% घर में। लीज वालों की अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट P&L में पड़ा हुआ है। क्या करना होता है? उल्टाना। बोले उल्टाएं। 600 उल्टाना किसको होता है? जिसके साथ इंक्लूड लिखा हुआ है और उसने लफ्ज लिखा हुआ है अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट वर रिकॉर्डेड। इंक्लूड ही है ना। तो मशहूर जमाना एडजस्टमेंट है। अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट उल्टाते हैं और माइनस क्या करते हैं? लीज रेंटल। बोले माइनस क्या करते हैं? लीज रेंटल। भाई ये 3 चीजें हैं, 4 चीजें याद कर लें, पहले भी बताई हुई हैं। लीज रेंटल, टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस। ये 4 चीजें अकाउंटिंग वाले टीचर कभी आपको जिंदगी में अकाउंटिंग की क्लास में माइनस नहीं करवाएंगे। ये चीजें प्योरली खास है हमारे लिए। किन के लिए? टैक्स वालों के लिए। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का लीज, ये 4 चीजें अकाउंटिंग के टीचर कभी माइनस नहीं करवाएंगे। तो ये हमेशा कौन माइनस करवाएगा? ये कभी अकाउंटिंग वालों ने माइनस नहीं की होंगी। इसलिए जब भी हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, चारों माइनस किया करेंगे, हमेशा चारों माइनस किया करेंगे। जब माइनस करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, माइनस पे टैक्स वाले सिर्फ उतनी करने देंगे जितनी बिजनेस यूज है। तो इन चारों पे जिंदगी भर के लिए सुन लें, सीए फाइनल डाल के जिंदगी भर के लिए सुन लें, इन चारों के लिए हमेशा कौन सी परसेंटेज लगानी है? जितना बिजनेस है। टैक्स वाले उससे ज़्यादा माइनस करने ही नहीं देंगे। हाँ, पर्सनल यूज वाली परसेंटेज कब लगानी होती है ये कल मुझे याद कराइएगा, बता दूंगा। फिलहाल एक रूल याद रख ले, उसको पल्ले बांध लें। पल्ले लाए में पल्ले बांध लें। तो बोले 4 चीज़ें, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन, टैक्स वालों का इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की लीज रेंटल। ये कभी भी अकाउंटिंग के टीचर माइनस, इसलिए हम इन्हें खुद माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कौन सी परसेंटेज लगा के? टैक्स वाले सारा रेंटल माइनस कर, ये अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में नहीं डाला हुआ, इसीलिए फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ इसने। लीज रेंटल और 857 कितने माइनस होंगे? पूरे 70%, 600 माइनस होगी। During the year, सलीम रिकॉर्डेड अ गेन। आगे लिख लें याद रखने के लिए, इन अदर इनकम। गेन आपको याद है अदर इनकम में रिकॉर्ड हुए होते थे शेयर्स बेचने का। सलीम रिकॉर्डेड अ गेन इन अदर इनकम। 2 क्लासें याद करें। एक क्लास में डिविडेंड इनकम पड़ी हुई थी अदर इनकम में, किसी को याद है तो हाथ खड़ा करे। एक क्लास में कैपिटल गेन इनकम पड़ी हुई थी अदर इनकम में, किसी को याद है तो हाथ खड़ा करे। कतील वाला सवाल था, पता नहीं। डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम पड़ी हुई थी, बिल्कुल वही एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर सलीम रिकॉर्डेड गेन ऑन शेयर्स। ये कौन सी इनकम होगी? कैपिटल गेन। कितनी? 50। गेन निकालना नहीं पड़ेगा, गिवन है, यानी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। परचेज प्राइस और सेल प्राइस गिवन है। 2 पे गेन आया, 1 पे क्या आया? लॉस आया। अब क्या करें? आप इस टेंशन में ना पड़ें। गेन कितना अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड कर लिया, हम कौन सी इनकम कैलकुलेट करें? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करें, इस गेन को क्या करें? उल्टा दें। कितना? 50। और री क्लासिफाई करना। 441 कितने लोगों का सही था घर में? एक फिगर गलत थी, बाकी सही थी।
तो ये जी आ गई आपकी कौन सी इनकम, ना कैमरा ले और नोट तो नहीं करने देना, तो प्लस घर चीजें आप लोगों ने सही करनी थी बस। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। वर्किंग नंबर 4 एंड वर्किंग नंबर 5। ये 5 लाख रुपया गेन किन शेयर्स पे आया? प्राइवेट। तो ये एनटीआर, और नीचे वाला किस पे आया है? तो ये दोनों सेपरेट ब्लॉक। डन। चलें जी, वर्किंग नंबर 2 तो नहीं, 4 बनती है। कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, बोलें जी 500। वर्किंग 5 कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, बोलें जी, बोलें बोलें बोलें। गेन ऊपर रख लें यार, गेन ऊपर रख लें, लॉस नीचे रख लें। कितना? 4। कैरी फॉरवर्ड इसको 3 साल करना है, किसी को याद है? चलिए कल मुझे बताइएगा, मैं एक जगह देख के आपको बताऊंगा। सिक्योरिटीज का लॉस सिर्फ माइनस हो सकता है, और अगर माइनस ना हो सके अगले 3 साल क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। चलें जी, फेस अब आप देख लें कैसे बनेगा। फेस मैंने यहां बनाया हुआ है। बिजनेस इनकम 4419, नॉर्मल रिजीम इनकम 500। इसको क्यों मैंने 0 लिखा है यहां लाके? ये लॉस इधर से तो माइनस नहीं हो सकता ना, ऊपर से तो माइनस नहीं हो सकता, ये तो अजीब सी बात बन जाएगी फिर। तो इसको तो क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड। तो इसलिए मेरे ख्याल से लॉस को न्यूमेरिकल के फेस पे ना लाइएगा, कभी लाना हुआ तो लॉसेस के चैप्टर में देखेंगे। तो ये है, यहां तक कितने लोगों का सही था? अब ये सेपरेट ब्लॉक मैंने माइनस क्यों नहीं की? दोबारा ऐड ही नहीं की, ऐड करता तो माइनस करता ना। चलो जी, रिकॉर्डिंग खत्म करो, किसने नोट करना तो कर ले। होमवर्क का सवाल कौन सा है? 22 वजाहत वाला है ना, जरा देख लो एक दफा। ओहो, चैप्टर 23 का क्वेश्चन 1 मैं जिगर 5 मिनट में होना है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन 21 5 मिनट में होना है। ये न्यूमेरिकल का फेस है।